तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? फैसियोला हिपेटिका, बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए 4th यूनिट का टॉपिक था फैसियोला हिपेटिका। और हमने अब इसमें रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है वो शुरू कर रखा था। और जहां इस जीव में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसा जीव होता है? मोनोसियस या डायसियस? मोनोसियस बोले तो हर्मोफेरोडाइट या उभयलिंगी प्रकार का जीव होता है। अब हम बात करें इसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कैसा होता है? देखिए इसमें क्या पाया जाता है? एक टेस्टिस रहता है। क्या रहता है? टेस्टिस रहता है। आपको सबको पता है टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं वृषण के अंदर। ठीक है, अब ये जो शुक्राणु बने हुए जिस भाग में एकत्रित रहेंगे उसको क्या कहेंगे? शुक्राशय कहेंगे। ठीक है, शुक्राशय में शुक्राणु एकत्रित होकर जिस नलिका के द्वारा आगे जाएंगे उसको क्या कहेंगे? सक्लन वाहिनी कहेंगे। क्या कहेंगे? सक्लन वाहिनी कहेंगे। अब ये सक्लन वाहिनी किस में रहती है आगे चलकर? जिस छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है उसको क्या कहा जाता है? गोनोपोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनोपोर या जनन छिद्र कहा जाता है। और इसके बीच में क्या रहता है? एक मैथुन अंग प्रेजेंट रहता है जिसको क्या कहा जाता है? सीरस। तो प्रश्न उठकर आता है कि फैसियोला में पाए जाने वाले नर मैथुन अंग को क्या कहा जाता है? सीरस कहा जाता है। ठीक है, अब ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो किसके अंदर परिबद्ध रहता है? सीरस कोश के अंदर परिबद्ध रहता है। किसके अंदर परिबद्ध रहता है? सीरस कोश से घिरा रहता है। जब इसको अपने स्पर्म जो है वो रिलीज करने होते हैं, यहाँ से देखिए कौन कौन सा सिस्टम, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड लगी रहती है। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या काम करती है? एक क्षारीय पदार्थ का स्त्राव करती है ताकि यहाँ से आने वाले स्पर्म को क्या मिल जाए? गति मिल जाए और ये आगे गोनोफोर की ओर चले जाएगी। तो ये क्या करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक लिक्विड स्त्राव करती है ताकि स्पर्म को गति मिल जाए। ठीक है, तो ये काम इसके द्वारा किया जाता है। ये सारे की सारी संरचना किससे परिबद्ध रहती है? सीरस कोश से घिरी रहती है। जैसे ही स्पर्म को बाहर निकलना होता है या जनन का समय आता है तो क्या होता है? ये सीरस उलटकर बाहर आ जाता है और इसके द्वारा क्या होते हैं? स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? फीमेल। मेल वाला लिखा दिया था ना आपको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। फिर अगली हेडिंग लगाइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें गोनोपोर कहाँ पाया जाता है? जनन छिद्र कहाँ प्रेजेंट रहता है? एसिटाबुलम के जस्ट आगे। और एसिटाबुलम क्या होता है? चिपकने के लिए मदद करने वाला शकर होता है, चूसक होता है। तो लिखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और तौर पर मुख्यतः ओवेरी, जिस तरह उसमें टेस्टिस था इसमें ओवेरी अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय पाया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो है हर्मोफेरोडाइट प्राणी है ना, तो टेस्टिस के कुछ आगे, टेस्टिस से कुछ आगे, लिखिए आगे, टेस्टिस वृषण से कुछ आगे दाईं ओर, टेस्टिस से कुछ आगे दाईं ओर ओवेरी अंडाशय पाया जाता है। टेस्टिस संख्या में कितने थे भाई? एक जोड़ी यानी कि 2 थे। ओवेरी संख्या में कितने होते हैं? 1 होता है। ठीक है, टेस्टिस के थोड़ा आगे दाईं ओर एक अंडाशय पाया जाता है। एक अंडाशय पाया जाता है। नेक्स्ट लिखना, जिस तरह उससे जो वाहिनी निकली थी उसको क्या कहा था? शुक्र वाहिनी। और यहां से क्या निकलेगी उसको क्या कहेंगे? अंड वाहिनी या ओविडक्ट। लिख लीजिए, अंडाशय से निकलने वाली नलिका को, अंडाशय से निकलने वाली नलिका को ओविडक्ट या अंड वाहिनी, ओविडक्ट या अंड वाहिनी
कहा जाता है, ओविडक्ट या अंडवाहिनी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना, ओविडक्ट की पूरी लंबाई में, ओविडक्ट अंडवाहिनी की पूरी लंबाई में पीतक पुटक पाए जाते हैं। पीतक योग, पुटक वेसिकल, पीतक पुटक पाए जाते हैं। ओविडक्ट की या कह सकते हैं शरीर की पूरी लंबाई में क्या पाए जाते हैं, पीतक पुटक पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ये पीतक पुटक पीतक ग्रंथियों से बने होते हैं। पीतक ग्लैंड से, पीतक ग्रंथियों से बने होते हैं। ये पीतक पुटक पीतक ग्रंथियों से बने होते हैं। नेक्स्ट लिखना, ये पीतक ग्रंथियां, ये पीतक ग्रंथियां अंड के लिए व कवच के लिए आवश्यक पदार्थों का स्राव करते हैं। अंड के लिए व कवच के लिए आवश्यक पदार्थों का स्राव करते हैं। ठीक है, अंड के लिए व कवच के लिए आवश्यक पदार्थों का स्राव करते हैं। नेक्स्ट लिखना, पीतक वाहिनी का मध्य भाग फूलकर, पीतक वाहिनी का मध्य भाग फूलकर पीतक वाहिनी का मध्य भाग फूलकर पीतक आश्य बनाता है। पीतक आश्य बनाता है, पीतक आश्य बनाता है। नेक्स्ट लिखना, पीतक आश्य व अंडवाहिनी, पीतक आश्य व अंडवाहिनी ओविडक्ट के संधि स्थल पर, संधि स्थल पर एक चौड़ा गर्भाशय यूट्रस, चौड़ा गर्भाशय यूट्रस पाया जाता है। चौड़ा, गुड मॉर्निंग, यूट्रस पाया जाता है। नेक्स्ट लिखना, यह गर्भाशय, यह गर्भाशय यूट्रस नर जनन छिद्र के थोड़ा बाईं ओर, यह गर्भाशय नर जनन छिद्र के थोड़ा बाईं ओर मादा जनन छिद्र में खुलता है। मादा जनन छिद्र में खुलता है। नेक्स्ट लिखना, गर्भाशय के अंतिम, गर्भाशय के अंतिम ग्रंथिल व पेशीय भाग को मेट्राट्रम पूछा जाता है परिभाषा में। गर्भाशय के अंतिम व पेशीय भाग को मेट्राट्रम, हिंदी में कहेंगे तो गर्भाशांत शयनत, इंग्लिश वाला ही लिख लीजिए मेट्राट्रम। गर्भाशय के अंतिम पेशीय व ग्रंथिल भाग को मेट्राट्रम, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लीजिए
गर्भाशांत कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए आप। अगली लाइन से लिखिए। गर्भाशय में पूर्ण परिपक्व अंड, गर्भाशय में पूर्ण परिपक्व अंड भरे रहते हैं। पूर्ण परिपक्व अंड भरे रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाना, हेडिंग मत लगाओ, कंटिन्यू लिख लो। नेक्स्ट लाइन से लिख लो। पीतक वाहिनी, अंडवाहिनी और गर्भाशय, पीतक वाहिनी, अंडवाहिनी और गर्भाशय के संधि स्थल पर विशेष ग्रंथियां पाई जाती है, के संधि स्थल पर विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे महलिस ग्रंथियां कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। महलिस ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? फैसियोला। संधि स्तर पर महलिस ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथि महलिस ग्रंथि पाई जाती है और ये ग्रंथि मार्ग को चिकना बनाए रखने के लिए, मार्ग को चिकना बनाए रखने के लिए एक द्रव स्रावित करती है, एक द्रव स्रावित करती है। जैसे वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड काम कर रही थी ना, वैसा काम यहाँ पर एग को चिकना और मार्ग प्रदान करने वाला काम कौन कर रही है? महलिस ग्रंथियां। महलिस ग्रंथियां मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आती है, तो वहीं प्रोस्टेट ग्रंथियां किसके अंतर्गत आती है? नर जनन तंत्र के। दोनों प्रकार की ग्रंथियां जो होती है फेशियोला में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अंडवाहिनी, नई लाइन से। अंडवाहिनी, पीतक वाहिनी, के संधि स्थल पर फूली हुई संरचना को ऊ टाइप भी कहा जाता है। ऊ टाइप, ऊस्पोर, जूस्पोर, ऊ टाइप भी कहा जाता है। बॉटनी में पढ़े ना, ऊ टाइप भी कहा जाता है। देखिए ऊ टाइप का मतलब क्या होता है, यही गर्भाशय को ही कहा जाता है। ठीक है ना, तो ज्यादा इस पे चिंता करने वाली बात नहीं है। गर्भाशय को ऊ टाइप का है इसने। और ऊ टाइप जो बेसिकली इंडिका जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, बाकियों में गर्भाशय शब्द यूज करते हैं। फैसियोला इंडिका जाति में लिख लीजिए। फैसियोला इंडिका स्पीशीज में ऊ टाइप पाया जाता है। बाकियों में आप गर्भाशय वाली बात लिखो, इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं होता इतना सिस्टम, गर्भाशय ही लिखना है हमें। फैसियोला इंडिका में ऊ टाइप जैसी संरचना पाई जाती है। फैसियोला इंडिका में ऊ टाइप जैसी संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट नई लाइन से लिखना। फैसियोला की अंडवाहिनी ओविडक्ट, फैसियोला की अंडवाहिनी ओविडक्ट से ही एक पतली पेशीय नलिका,
फेशियोला की अंडवाहिनी से ही एक पतली पेशीय नलिका निकलती है जो मध्य पृष्ठ रंध्र के द्वारा बाहर खुलती है। मिडल डोर्सल रंध्र के द्वारा बाहर खुलती है। इस नलिका को लोरर की नाल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, लोरर की नाल फेशियोला में पाई जाती है, जिसे लोरर की नाल कहा जाता है। अब मैं बताती हूँ लोरर की नाल है क्या। ये योनि का काम करती है, वेजाइना का काम करती है, यानी कि मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तौर पर आती है और फेशियोला में योनि का काम करती है। लिख लीजिए नेक्स्ट नई लाइन से, यह नाल वेजाइना की तरह काम करती है। यह नाल वेजाइना की तरह काम करती है। लोरर की नाल, यह नाल वेजाइना की तरह काम करती है। ठीक है, मतलब सीधी बात इतनी याद रखनी है कि इसके लिए योनि पार्ट कौन सा होता है, लोरर की नाल होता है। अब सुनिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कहता है। देखिए फीमेल में एक ही ओवेरी पाया जाता है। फीमेल में क्या पाया जाता है, एक ही ओवेरी पाया जाता है। वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो टेस्टिस के कुछ दाईं ओर। आपको पता है प्राणी कैसा है, उभयलिंगी है। प्राणी कैसा है, उभयलिंगी, यानी कि उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही प्राणी में पाया जाएगा। तो एक प्राणी में दोनों की स्थिति देखेंगे हम। तो देखिए जो टेस्टिस होता है वो संख्या में एक जोड़ी होते हैं और उनके थोड़ा सा दाईं ओर एक ओवेरी पाया जाता है, एक अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय में क्या बनते हैं, अंड बनते हैं। ठीक है, वो अंड जो बनते हैं वो अंडवाहिनी में आते हैं। किस में आते हैं, अंडवाहिनी में आते हैं। अब क्या है, अंडवाहिनी के संपर्क में चारों तरफ यहाँ पर पीतक ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पीतक ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या काम करेगी, अंडों के लिए आवश्यक जो पीतक चाहिए होता है उसको वो देने का, कवच बढ़ाने का, वो सब सिस्टम वाला काम करेगी। तो यहाँ पर पीतक ग्रंथियां मौजूद रहती है, वो पीतक वाहिनी के द्वारा संपर्क बनाती है। ठीक है, यहाँ से जो वाहिनी निकलेगी उसको क्या कह दिया, पीतक वाहिनी। जो अंड से निकलेगी, अंडाशय से निकलेगी, उसको अंडवाहिनी कह दिया और इसको क्या कह दिया, पीतक वाहिनी कह दिया। ठीक है, अब क्या हो गया कि पीतक वाहिनी का कोई भाग फूलकर मोटा हो जाता है, उसको पीतकाशय कह दिया। अब ये जो संरचना जब आगे चलकर गर्भाशय से मिलती है, उस स्थान पर महलिस की ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, महलिस की ग्रंथियां। और ये क्या करती है, मार्ग को चिकना बनाए रखने के लिए लिक्विड स्रावित करती है। या आपको नाम याद करना है, कुछ नाम मादा जननांग के तौर पर। एक नाम याद करना है अंडाशय। क्या नाम याद करना है, अंडाशय। दूसरा नाम आपको याद करना है अंडवाहिनी। लिख अपने आप दोगे, नाम याद होते ही जो आपका विवरण है वो आप ऑटोमेटिक लिख दो, अंडवाहिनी। तीसरा नाम आपको याद करना है पीतक ग्रंथियां, और पीतक ग्रंथियों से निकलने वाली पीतक वाहिनी। ठीक है, अब और एक नाम याद करना है महलिस ग्रंथि। क्या याद करना है, महलिस ग्रंथि। एक नाम और याद कौन सा करना है, महलिस ग्रंथि। और लास्ट में आपको क्या याद रखना है, गर्भाशय। ये नाम याद रखने हैं। और गर्भाशय के साथ साथ जो मैथुन अंग नर में मादा में जो मैथुन का नाल का काम करती है, यानी योनि का काम करती है, वो छठा अंग है लोरर की नाल। लोरर की नाल ये याद ही रखना है आपको, लोरर की नाल मादा योनि की तरह काम करती है। ये नाम याद करना है बस। इससे क्या हो जाएगा, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो तैयार हो जाएगा। अंडाशय, अंडाशय से निकलने वाली अंडवाहिनी, यहाँ संपर्क में रहती है कौन सी, पीतक ग्रंथियां। पीतक ग्रंथियों से निकलने वाली पीतक वाहिनी। पीतक वाहिनी और इनके सबके संबंध में क्या पाई जाती है, संधि स्थल पर महलिस ग्रंथि जो चिकना द्रव स्रावित करती है। यहाँ पर इन सबके खत्म होने के बाद में अंतिम भाग फूला हुआ पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, गर्भाशय। और गर्भाशय का अंतिम भाग मेट्राट्रम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, गर्भाशय आगे चलकर जो एक नाल के द्वारा खुलता है, जो योनि का काम करता है। हालांकि ये नाल पूरी लंबाई में फैली हुई है अंडवाहिनी तक, यहाँ तक पूरा संपर्क बनाएगी क्योंकि एग का अण है। तो ये क्या कहलाती है, लोरर की नाल कहलाती है, जो योनि की तरह काम करती है। ये रहता है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे, लाइफ हिस्ट्री। ये याद कर लोगे, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फिर आप।
कोपुलेशन व फर्टिलाइजेशन, यानी किस तरह इसमें मैथुन होता है, किस तरह निषेचन होता है। कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, मैथुन और निषेचन, मैथुन और निषेचन, अगली हेडिंग लगाओगे मैथुन और निषेचन। ठीक, बेसिकली इसमें क्या पाया जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। लिख लीजिए, सामान्यतः इस प्राणी में पर निषेचन होता है, हालांकि उभयलिंगी है। सामान्यतः इस प्राणी में पर निषेचन पाया जाता है। पर निषेचन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कई बार विपरीत परिस्थितियों में, कई बार विपरीत परिस्थितियों में एक ही फ्लूक के स्पर्म, कई बार विपरीत परिस्थितियों में एक ही फ्लूक के स्पर्म उसी मादा के जनन छिद्र, उसी मादा के जनन छिद्र से होते हुए, कई बार विपरीत परिस्थितियों में एक ही फ्लूक के स्पर्म उसी मादा के जनन छिद्र से होते हुए गर्भाशय में चले जाते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है विपरीत परिस्थितियों में, एंटी सिचुएशन में। एंटी सिचुएशन में क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। लिखिए, परंतु सामान्य परिस्थितियों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखा जाता है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में पर निषेचन ही देखा जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखा जाता है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखा जाता है। परंतु सामान्य परिस्थितियों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब निषेचन होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, उस टाइम में सीरस कोश से निकलकर सीरस बाहर आ जाता है। अब आपको पता है सीरस कोश किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव, जिससे क्या रहता है, सीरस परिबद्ध रहता है। अब यहां से सीरस उलटकर बाहर आ जाएगा। देखिए, मैथुन के समय, कोपुलेशन के समय, कोपुलेशन के समय, मैथुन के समय सीरस उलटकर सीरस कोश, सीरस उलटकर सीरस कोश से, सीरस कोश से मादा जनन छिद्र, सॉरी गोनोफोर के द्वारा, जनन छिद्र के द्वारा, सीरस कोश से सीरस उलटकर गोनोपोर के द्वारा, जनन छिद्र के द्वारा बाहर आ जाता है, जनन छिद्र के द्वारा बाहर आ जाता है। किस समय, मैथुन के समय। और यह सीरस, यह सीरस दूसरे फेसियोला, यह सीरस दूसरे फेसियोला के योनि का काम कौन करता है, लोरर की नाल, लोरर की नाल में प्रविष्ट कर जाता है, लोरर की नाल में प्रविष्ट कर जाता है। ब्रैकेट में लिख सकती हूं योनि,
में, वेजाइना में प्रवेश कर जाता है और अपने शुक्राणुओं को सेकंड फ्लूक की अंडवाहिनी में पहुंचा देता है। और अपने शुक्राणुओं को सेकंड फ्लूक की अंडवाहिनी में पहुंचा देता है। प्रोस्टेट ग्रंथियों का स्त्राव, प्रोस्टेट ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? मेल वाले पार्ट के अंतर्गत आती है। हालांकि है तो पूरे प्राणी में ही, क्योंकि हेर्मोफेरोडाइट है। और प्रोस्टेट ग्रंथियां अपने स्त्राव से शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां अपने स्त्राव से शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखती हैं और अंडवाहिनी में निषेचन संपन्न होता है। और अंडवाहिनी में निषेचन संपन्न होता है। तो कहाँ होता है? ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। किस प्राणी के? फेशियोला के। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ओविडक्ट में। और साइकॉन की मीजनकाइम में। अब सुनिए, सीरस कोश में परिपथ रहता है सीरस, और सीरस नर मैथुन अंग की तरह काम करता है। वही मादा मैथुन पार्ट्स की तरह काम करने वाली नाल को लोरल की नाल कहा जाता है। ठीक है। सीरस कोश से उलटकर सीरस बाहर आ जाता है और ये सीरस सेकंड फ्लूक की लोरल की नाल में अपने स्पर्म को प्रविष्ट करवा देता है। और वो स्पर्म गति करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। और अंडवाहिनी में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जल्दी से ये जो है मार्ग बना लीजिए। अंडवाहिनी में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। अंडवाहिनी में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। हाँ, अगली हेडिंग लगाइए, एग कैप्सूल फॉर्मेशन, अंड संपुट का निर्माण। अंड संपुट का निर्माण हमने पढ़ा। अंडवाहिनी में फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद में किसका निर्माण होता है? निषेचित अंड या फिर युग्मनज का निर्माण होता है। आगे फिर इस अंड का क्या होएगा? निषेचित अंड का, वो निषेचित अंड बनाएगा एग कैप्सूल। ठीक है, वो कैसे बनेगा वो लिखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, अंड संपुट का निर्माण, और लिखिए इसमें फेशियोला की अंडवाहिनी में निषेचन संपन्न हो जाता है। फेशियोला की अंडवाहिनी में निषेचन संपन्न हो जाता है और निषेचित अंडे पीतक ग्रंथियों से पीतक प्राप्त करते हैं। पीतक ग्रंथियों से पीतक प्राप्त करते हैं। पीतक सेल्स लिख सकते हो। पीतक सेल्स प्राप्त करते हैं, कोशिकाएं प्राप्त करते हैं। निषेचित अंडे पीतक ग्रंथियों से पीतक सेल्स प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे निषेचित अंडों के चारों ओर कवच बन जाता है। धीरे धीरे निषेचित अंडों के चारों ओर कवच शेल बन जाता है।
धीरे धीरे निषेचित अंडों के चारों ओर कवच या सेल बन जाता है। अब आपको पता चलेगा कि कवच किसके द्वारा बन रहा है। निषेचित ग्रंथ, ये जो पित्तक ग्रंथि है ना, ये कोई मटेरियल दे रही है, उससे क्या बन रहा है, कवच बन रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए इस बात को। अंड कवच स्क्लेरोप्रोटीन्स का बना होता है। एक शब्द स्क्लेरोप्रोटीन पहले भी कहीं आया था, कहाँ आया था भाई, क्यूटिकल बनी होती है। ठीक है, यह अंड कवच स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है और यह स्क्लेरोप्रोटीन यॉक ग्लैंड पीतक ग्रंथियों से प्राप्त होता है। पीतक ग्रंथियों से प्राप्त होता है। यह स्क्लेरोप्रोटीन पीतक ग्रंथियों से प्राप्त होता है। यह स्क्लेरोप्रोटीन पीतक ग्रंथियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखना, एक फैसियोला कितने अंडे देता होगा। एक फैसियोला 2 से 5 लाख 2 से 5 लाख अंडे उत्पन्न कर सकता है। एक फैसियोला 2 से 5 लाख अंडे उत्पन्न कर सकता है। और ये अंडे अंड संपुट के रूप में और यह अंडे अंड संपुट के रूप में कई वर्षों तक बने रह सकते हैं। अंड संपुट के रूप में कई वर्षों तक बने रह सकते हैं। अंड संपुट के तौर पर कई वर्षों तक बने रह सकते हैं। ठीक है, हमें क्या याद करना है, हमें ये याद करना है कि फर्टिलाइजेशन हो गया और अंडा कैसा हो गया, निषेचित हो गया। और निषेचित अंडा कहाँ है, अंडवाहिनी में। कहाँ है, अंडवाहिनी में। यहाँ वो क्या बनाएंगे, अंड संपुट बनाएंगे। क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर पीतक ग्रंथियों से पीतक सेल स्क्लेरोप्रोटीन का जमाव कर देगी, जिस कारण वो सारे के सारे अंडे सुरक्षित होकर एक संपुट में बंद हो जाएंगे, एक कवच में बंद हो जाएंगे, जिसको क्या कहा जाता है, अंड संपुट कहा जाता है। और एक समय में 2 से 5 लाख 3 लाख 4 लाख कितने भी अंडे जो है वो फैसियोला दे सकता है। ये किसकी फॉर्मेशन हुई, एग कैप्सूल की फॉर्मेशन हुई। अब हम लिखते हैं इसमें डेवलपमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप, डेवलपमेंट। अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और संपुट बना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप, डेवलपमेंट। परिवर्तन। और लिखिए इसमें, परिवर्तन के अंतर्गत अंड संपुट के भीतर स्थित एग कैप्सूल के भीतर स्थित युग्मनज बोले तो जाइगोट, और अंड संपुट एग कैप्सूल के भीतर स्थित जाइगोट युग्मनज विदलन करता है। क्या करता है, विदलन करता है। युग्मनज में होने वाला समसूत्री विभाजन ही क्या कहलाता है, विदलन या क्लीवेज कहलाता है। विदलन करता है। और प्रथम विदलन के दौरान 2 सेल्स बनती है, 2 असमान आकार की सेल्स बनती हैं। प्रथम विदलन के दौरान 2 असमान आकार की सेल्स बनती है, कोशिकाएं बनती है। पहली सेल को वंशवृद्धि सेल,
वंशवृद्धि सेल कहा जाता है जो कि आकार में छोटी होती है। प्रोपोगेटरी, वंशवर्धी सेल कहा जाता है जो कि आकार में छोटी होती है। आकार में छोटी होती है, मैं लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ। पहली सेल आकार में छोटी होती है जिसे प्रोपोगेटरी या वंशवृद्धि सेल कहा जाता है, तथा दूसरी सेल अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है, तथा दूसरी सेल अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है जिसे एक्टोडर्मल सेल कहा जाता है। अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है जिसे एक्टोडर्मल सेल कहा जाता है, जिसे एक्टोडर्मल सेल कहा जाता है। और यह एक्टोडर्मल सेल भविष्य में लार्वा का एक्टोड्रम बनाता है। यह एक्टोडर्मी सेल भविष्य में लार्वा की एक्टोड्रम बनाती है। भविष्य में लार्वा की क्या बनाती है? एक्टोड्रम बनाती है। क्या बनाएगी? इसका काम खत्म हो गया, अभी इसको क्या बनाना है? एक्टोड्रम बनानी है। चलिए, ये तो याद हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशवृद्धि फिर क्या करेगी। तो लिखिए, प्रोपोगेटरी सेल, वंशवृद्धि कोशिका छोटी है ना आकार में, ठीक है। वंशवृद्धि कोशिका विभाजित होकर दो प्रकार की सेल बनाती है। वंशवृद्धि सेल विभाजित होकर दो प्रकार की सेल बनाती है। सोमेटिक सेल और जर्म सेल। दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। सोमेटिक को कहेंगे कायिक कोशिका और जर्म को कहेंगे जनन कोशिका। दो प्रकार की कोशिका बनाती है, जनन कोशिका और इसको कहेंगे कायिक कोशिका। दो प्रकार की सेल बनाती है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल और जर्म सेल। नेक्स्ट लिखिए, नई लाइन से लिखना। सोमेटिक सेल विभाजन के परिणाम स्वरूप लार्वा का एंडोड्रम व मीजोड्रम बनाती है। एंडोड्रम व मीजोड्रम बनाती है। सोमेटिक सेल विभाजन के परिणाम स्वरूप, सोमेटिक सेल विभाजन के परिणाम स्वरूप लार्वा का एंडोड्रम व मीजोड्रम बनाती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे, जनन सेल क्या काम करती है। तो जनन सेल हेडिंग लगा के ले लेते हैं अपने। नेक्स्ट, जनन सेल। यह कोशिकाएं लार्वा के पश्च छोर पर, पिछले सिरे पर। जर्म सेल क्या करती है, लिखिएगा। यह कोशिका लार्वा के पश्च छोर पर, यह कोशिका लार्वा के पश्च छोर पर, पिछले हिस्से पर एक सहती मतलब एक ग्रुप के रूप में इकट्ठी हो जाती है। चलिए, अभी क्या सिस्टम हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ चल रहा है ये डेवलपमेंट सारा का सारा? है बेड की लीवर में फेसियोला है और फेसियोला के शरीर के अंदर ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब क्या होएगा, पता है क्या होएगा? अब ये होएगा कि यहाँ पर इतना सिस्टम बन गया कि एक तो उसमें सोमेटिक सेल है, क्या है? सोमेटिक सेल है। एक उसमें जर्म सेल है ना? सोमेटिक सेल है, जर्म सेल है, और ऊपर हमने क्या बनाई थी, वो उधर एक्टोडर्मल सेल है ना?
एक्टोडर्मल सेल है। ये इतना सिस्टम उसके अंदर है, किसके अंदर? फेशियोला में, जो अंड संपुट के भीतर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर इतनी स्टेज वाला क्या है? भ्रूण है फेशियोला का। अब क्या होएगा, ये कैसे ना कैसे करके शरीर से बाहर आ जाएगा। शरीर से बाहर आएगा तो किसके शरीर में आ जाएगा? होस्ट के शरीर में आ जाएगा ना। होस्ट बोले तो भेड़ की शरीर में आ जाएगा, ठीक है। भेड़ की लीवर से बाहर निकलेगा। चलिए लिखिए, अब नई लाइन से लिखना। अब यह भ्रूणीय अवस्था, यह भ्रूणीय अवस्था, यह भ्रूणीय अवस्था जिसमें एक्टोडर्मल सेल, सोमेटिक सेल और जर्म सेल, जिसमें एक्टोडर्मल सेल यहां पर थी ना, एक्टोडर्मल, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। अब यह भ्रूणीय अवस्था जिसमें एक्टोडर्मल सेल, सोमेटिक सेल और जर्म सेल मौजूद थी, वो अवस्था अंड संपुट से, वो अवस्था अंड संपुट से बाहर निकलकर, अब देखिए बाहर निकल जाएंगे तो इनका भविष्य क्या होएगा? देखो मैं बताती हूँ। ये मान लीजिए कोई लीवर है, ठीक है, ये मैंने लीवर बनाई, ये लीवर है और ये लीवर के अंदर कोई फेशियोला था, ठीक है, फेशियोला था। इस फेशियोला के अंदर डेवलपमेंट कोई हो रहा था और ये क्या बना हुआ था? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल, तीनों तरह की सेल्स वाला क्या बना हुआ है? फेशियोला बना हुआ है। ये किसी ना किसी कारण से ये यहाँ से इस गोनोपोर से निकलकर ये लीवर में आ गया। कहाँ आ गया? ये लीवर में बाहर आ गया, ठीक है। लीवर में बाहर आने के बाद में इसमें क्या होएगा? ये लीवर के पित्त रस के साथ बाहर आ जाएगा। लीवर में क्या बनता है? पित्त रस बनता है ना, बाइल जूस बनता है, और ये पित्त रस के साथ बाहर आ जाएगा। अब आपको पता है ये पित्त रस जाता है एक वाहिनी, पित्त वाहिनी के द्वारा किसमें? ग्रहणी में। ग्रहणी क्या होती है? आंत का प्रथम भाग क्या कहलाता है? ड्यूडेनम या ग्रहणी कहलाता है। हम समझ रहे हैं कि लीवर के अंदर किसी फेशियोला के अंदर डेवलपमेंट चल रहा था ना, और उस डेवलपमेंट वाली स्टेज के अंदर कोई फेशियोला बन रहा था और वो फेशियोला क्या हो गया? बाहर निकल गया और किस में मिल गया? पित्त रस में मिल गया। और पित्त रस में मिलते ही किस में? पित्त रस के साथ आंत में आ जाएगा, यानी कि ग्रहणी में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए इस बात को, नेक्स्ट नई लाइन से क्या लिखा है लास्ट? संपुट से बाहर निकलकर पित्त रस के साथ परपोषिकी आंत में आ जाते हैं। परपोषिकी किस में आ जाते हैं? आंत में आ जाते हैं। परपोषिकी आंत में आ जाते हैं। अब आपको पता है आंत से ये क्या हो जाएंगे? अपाचित भोजन के साथ बाहर निकल जाएंगे। बाहर मतलब है कहाँ आ गए? वातावरण में आ गए। पहले फेशियोला कहाँ थे? लीवर में थे, डेवलपमेंट कर रहे थे। अब फेशियोला के शरीर से ये डेवलपमेंट वाला पार्ट निकलकर बाहर आ गया और बाहर आकर ये आंत में आया, और आंत में क्या ये चिपक नहीं पाते, अभी इसमें चूसक थोड़ी ना बने, ये तो कोई भ्रूण का छोटा सा पार्ट है। अब क्या ये पूर्णतः डेवलपमेंट नहीं किया तो ये आंत से निकलकर अपाचित भोजन के साथ कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट। अब यह भ्रूणीय अवस्था, अब यह भ्रूणीय अवस्था परपोषी के अपाचित भोजन के साथ, परपोषी के अपाचित भोजन के साथ बाहर आ जाते हैं। परपोषी के अपाचित भोजन के साथ बाहर आ जाते हैं। अभी आपको पता है ये कैसा है? निम्न कैटेगरी का है। कैसा है? निम्न कैटेगरी का है। अभी ये पूर्णतः डेवलपमेंट थोड़ी ना हुआ इसका। और आपको पता है प्लेटी एलिमेंथी जब निम्न कैटेगरी के होते हैं तो किसमें रहते हैं?
जल में रहते हैं। अब इसको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिएगा, जल चाहिएगा। लिखिए इस नेक्स्ट बात को। परपोषी के अपाचित भोजन के साथ बाहर आ जाते हैं और आगे के परिवर्धन के लिए इस भ्रूण को जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे के परिवर्धन के लिए इस भ्रूण को जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है और अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही 14 से 18 दिनों में, अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही 14 से 18 दिनों में यह भ्रूण पहली लार्वा अवस्था मीरासीडियम में बदल जाता है। मीरासीडियम बहुत ही महत्वपूर्ण लार्वा अवस्थाएं होगी। इसमें अपने पढ़ेंगे कई लार्वा अवस्थाएं आएगी, मीरासीडियम, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ठीक है, सारी लार्वा स्टेज हम पढ़ेंगे। तो पहली लार्वा स्टेज कौन सी बनती है, मीरासीडियम। अनुकूल परिस्थिति आते ही 14 से 18 दिनों में पहली लार्वा स्टेज बनती है जिसे मीरासीडियम कहा जाता है। और मीरासीडियम लार्वा बनते ही यह लार्वा संपुट से निकलकर अभी कवर में था, ये संपुट से निकलकर बाहरी जलीय माध्यम में रहने लगता है। वो लीवर में आया था ना, वो पूरा संपुट सहित ही आया था, ठीक है। आगे ये संपुट सहित ही लार्वा स्टेज बनाता है। पहली लार्वा स्टेज बनती है मीरासीडियम, जो संपुट को तोड़कर बाहर जल में आ जाती है, ठीक है। तो क्या लिखना है हमें, संपुट सहित ही बाहर आ जाती है। वंशवर्धी सेल, सेक्सोमेटिक सेल, जर्म सेल और एक्टोडर्मल सेल, एंडोडर्मल। और तीसरी पार्ट कौन सी थी, तीसरी अलग से थी, कौन सी थी, एक्टोडर्म, जो किससे बनी थी, एक्टोडर्मल सेल से। इस तीनों के साथ ये संपुट सहित होस्ट की किस में आ गया, लीवर में। और लीवर के साथ ये क्या हुआ, इसका लीवर में क्या हुआ, ये पित्तरस के साथ आंत में चले गए। और आंत में क्या हुआ, इसके साथ विष्ठा के साथ बाहर आ गया। विष्ठा के साथ बाहर। और फिर क्या हुआ, बाहर आने के बाद में पहली लार्वा स्टेज बनती है, कौन सी, मीरासीडियम। ये लिखना है, मीरासीडियम पहली लार्वा स्टेज बनती है, जिसका नाम क्या है, मीरासीडियम। ये डेवलपमेंट इसमें हुआ है, अभी तक पहला लार्वा स्टेज बना है मीरासीडियम। तो ये चार्ट जो है वो आप बना लें, ठीक है, चार्ट बना लें।